ये बात समझ लो, जैसे जो चीज़ हमारी यूज की है, जिसके बिना हमको इस बात को समझना, वो हम यदि पहले पढ़ा दिए तो उस चैप्टर में इसको हम जिक्र नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, हम सीधे क्वेश्चन देके चेक करेंगे बस। हाँ बोलो, समझ में आया? और ये जो ये जो बॉर्न हेबर साइकिल है, इस ये हैश लॉ पे आधारित है। हैश लॉ पहले सुन लो, क्या है समझ लो कि समझो कोई प्रोसेस है, कई स्टेप में हो रहा है। ए से बी तुम गए, फिर बी से सी जा रहे हो, फिर सी से जा रहे हो डी। मान लो पहले स्टेप में हीट का चेंज डेल्टा H1 है मान लो, तो दूसरे स्टेप में हीट का चेंज डेल्टा H2 है, तो तीसरे स्टेप में हीट का चेंज मान लो डेल्टा H3 है। तो ओवरऑल प्रोसेस का हीट चेंज क्या होगा? ओवरऑल प्रोसेस का हीट चेंज क्या होगा? याद रखना, रिएक्शन में एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी लॉस, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे वो कई स्टेप में हो। ओवरऑल प्रोसेस में हीट का चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन का जो हीट चेंज होगा वो इंडिविजुअल स्टेप के हीट चेंज के सम के बराबर होगा, यानी कि टोटल रिएक्शन का डेल्टा H होगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सारी हीट को हम साइन के साथ जोड़ देंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन का हीट चेंज मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हैश लॉ। इसी पे आधारित है ये बॉर्न हेबर साइकिल। जबकि हैश लॉ को आगे हम पढ़ाएंगे डिटेल में, उस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे, लेकिन उस लॉ का यहाँ यूज है इसलिए हमने जिक्र किया। सामने देखो, हाँ इसमें हम NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो बताओ NaCl बनेगा किससे? सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम और क्लोरीन से। अच्छा, सोडियम नेचर में होता कैसा है? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड होता है। और क्लोरीन नेचर में कैसा होता है? गैस। तो सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस को हम लेकर के NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो सामने, सबसे पहले ये सॉलिड सोडियम जो है ये सोडियम गैस में आएगा। ठीक होगी, क्यों आएगा अभी समझ में आएगा। सबसे पहले सॉलिड सोडियम किस में आएगा? गैस में। जरा सोचो, कोई सॉलिड से गैस में आ रहा है, इस दौरान हो क्या रहा है? सब्लिमेशन। इस दौरान हो रहा है सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड से गैस। और सॉलिड में पता मेटलिक बॉन्डिंग होती है, तो मतलब मेटलिक बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके सॉलिड्स को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में जो भी हीट का चेंज आएगा उसे बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। अब बताइए, इंडो एक एक्सो है, तो डेल्टा H पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, इसका डेल्टा H हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर मेटलिक बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है और तोड़ के गैसेस स्टेट में लाया जा रहा है फ्री गैसेस एटम में। तो जो भी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। अच्छा, ये किस बात पे डिपेंड करती है सब्लिमेशन एनर्जी? किसी भी सॉलिड की सब्लिमेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मेटलिक बॉन्ड की ताकत पर, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। और मेटलिक बॉन्ड डिपेंड करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस शेल के, जिस मेटल के वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, तो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। जैसे अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में, सोडियम के वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के वैलेंस शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम के वैलेंस शेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मेटलिक बॉन्ड की ताकत भी, सब्लिमेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। चलो, ये सॉलिड से गैस में आ गया। अब क्या होगा? इस सोडियम गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम गैसियस कैटायन में। हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बताओ ये इंडो की एक्सो है, जोर से बोलो इंडो। तो डेल्टा H क्या होगा? हाँ, इसको लिखें कैसे? डेल्टा H आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये बात समझ में आई कि हम उसको गैस में क्यों लाए थे? सीधे सॉलिड से क्यों इलेक्ट्रॉन निकाले? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैसेस स्टेट में ही डिफाइन होती है। तो इसको गैसेस स्टेट में लाना था हमको। जब तक गैसेस स्टेट में लाएंगे नहीं, सीधे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते नहीं हम। क्यों आयशर जी पढ़ाए ना? आयशर जी हमेशा फ्री गैसेस एटम में ही डिफाइंड होती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस तभी करेगा जब फ्री गैसियस स्टेट में रहेगा, तो उसको गैसियस स्टेट में लाने के लिए हम सॉलिड से गैस मिलाएं। हाँ, बात समझ में आई? चलो, अब ये गैसेस कैटायन बन चुका है, एकदम फ्री हो चुका है, लेकिन अब उसको एनायन चाहिए। जब एनायन इसके पास आएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो अब एनायन आएगा कहां से? क्लोरीन से, नॉन मेटल से। अब ये नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या ये करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बॉन्ड बन चुका है, और जब बॉन्ड बन जाता है तो एटम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी आने के बाद अब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इसका जब बॉन्ड तोड़ करके हम फ्री क्लोरीन गैसेस एटम बनाएंगे, तो उसके लिए हमको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी हमको, उस एनर्जी को कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है फ्री एटम में लाने के लिए, उसके लिए एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, तो उसका नाम होगा बॉन्ड डिस एनर्जी। उसका इंडो के एक्सो है ये, तो इसका साइन रहेगा प्लस 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 डी। डी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा बता, इसमें हमको कितने, एक मॉलिक्यूल से 2 आइटम मिल रहे हैं, जबकि हमको एक ही क्लोराइड आयन चाहिए। हमको तो एक ही मोल चाहिए, जबकि मोल कितना रहा है? तो आखिर इस पूरी एनर्जी का आधा ही यूज होगा, तो हम इस वैल्यू को हाफ कर देंगे। क्यों हाफ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको 1 मोल बनाना है, 1 मोल के लिए 1 मोल क्लोराइड आयन चाहिए, जबकि यहाँ कितने क्लोरीन है? 2। तो हमको पर मोल क्लोराइड पाने के लिए हमें टोटल एनर्जी का आधा ही ना यूज हुआ इसमें, तो हमने इस पूरी वैल्यू को हाफ कर दिया। समझ में आया क्यों हाफ किया? बोलो। अच्छा, अब ये क्लोरीन गैसेस एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके बनाएगा क्लोरीन गैसियस एनायन। तो जब भी कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसेस एनायन बनाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ, उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच ई जी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन, और ये होगा एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए, इंडो के एक्सो है? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो देखो, हमको फ्री क्लोराइड आयन भी मिल गया गैसियस, और फ्री कैटायन भी मिल गया, दोनों गैसियस स्टेट पे एकदम फ्री है। और जब फ्री रहेंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। यदि आपस में कहीं जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे नहीं, आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए दोनों आयनों को फ्री होना चाहिए। दोनों गैसियस स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। इस कैटायन एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होगा, और बन जाएगा आयनिक सॉलिड, और ये बनेगा 1 मोल। तो 1 मोल बनाने के लिए हमको ये भी 1 मोल चाहिए था, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, है ना? हमने इसका लिया था क्लोरीन का, लेकिन हमको यहाँ कितना मिल गया? 2 मोल, जबकि हमको चाहिए कितना? 1 मोल। तो 1 मोल पाने के लिए हमारी आधी एनर्जी नहीं यूज होगी, बाकी आधी तो दूसरे में जाएगी। बोलो। तो हमने इस एनर्जी को हाफ कर दिया। बोलो, क्लियर? हाँ, अब जब कैटायन का इस एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, अब जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का नाम, हाँ, उसका नाम है लैटिस एनर्जी। हाँ, सिंबल क्या था? यू। एक्सो एक इंडो, ये प्रोसेस एक्सो एक इंडो, एक्सो तो क्या होगा? माइनस। बोलो, समझ में आया? तोड़ने के बाद हमने फ्री गैसेस एटम बनाया, मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ करके, इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ करके हमने दोनों को फ्री गैसेस एटम में बना दिया। ये क्लोरीन एटम है, कितने? 2 मोल। उसमें से एक क्लोरीन गैसेस मोल होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, और दूसरा दूसरे में चला जाएगा, दूसरी साइकिल में। तो बताओ, पूरी एनर्जी का आधा ही ना यूज होगा इसमें, इसके 1 मोल को बनाने में। हाँ, डेल्टा एच ही, कि जब वो फ्री गैस एटम बन गया क्लोरीन एटम, वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? गैसियस एनायन। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसियस एनायन बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन, और डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव।
तो बताओ किसी भी आयनिक सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 5, 5 एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। अब उन 5 एनर्जी में कौन फेवरेबल फैक्टर है और कौन अनफेवरेबल फैक्टर है वो हमको देखना है अभी। हाँ, पहले इसको ये साइकिल नोट कर लिया। इस साइकिल से बोलते बॉर्न हैबर साइकिल है, ये इसको बोलते बॉर्न हैबर साइकिल। इसको लिखो, सब फोटो वोटो मत खींचो, ये तो आलसी लोग की निशानी है। अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तुम लोग मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो। कल हम YouTube में सर्च करते कि किसी ने केमिस्ट्री के बारे में अच्छा स्टेटमेंट दिया, उसका सुन के लगा साल भर तो यही बच्चों से बोलते आते हैं, उसने 10 मिनट के अंदर सब बोल दिया। तो हमने राहुल से बोला सारा उस वीडियो को सब बच्चों को शेयर कर दो, सब लोग देख लें। मिला तुम लोग को? नहीं मिला? उसमें भी यही बात आई थी कि लोग जो है किसी से नोट्स कॉपी कर लेते हैं, जेरॉक्स करा लेते हैं, अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते, बहुत नुकसान होता है इसमें। तुम लोग भी देख लेना, बोल देंगे राहुल से, तुम लोग को मिल जाएगा वीडियो, देख लेना, 10 मिनट का है। मतलब केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, क्या उसका कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या फायदे हैं उसमें। वही बात हम तुम लोग को साल भर सुनाते रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा बोले वही बात तो तुम लोग को ज्यादा इफेक्ट होगा ना, क्योंकि हम तो घर की मुर्गी साग बराबर हो जाएंगे। हाँ, नोट कर लिया? हाँ, टोटल हीट का चेंज क्या होगा? टोटल सारी हीट को हम सम कर दें तो आ जाएगा टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड NaCl। NaCl के एक मोल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस पूरे फॉर्मेशन में कितनी हीट इन्वॉल्व है, सारी हीट को हम सम कर दें तो ओवरऑल हीट का चेंज मिल जाएगा हमको। हाँ, उसको लिखेंगे कैसे, देखो सामने। हाँ, डेल्टा H ये है। हाँ, NaCl के एक मोल का फॉर्मेशन का इंथैल्पी चेंज, NaCl के एक मोल का फॉर्मेशन का इंथैल्पी चेंज, मतलब एक मोल NaCl बनाने के लिए टोटल हीट का चेंज क्या होगा, उसमें हम सारी एनर्जी को साइन के साथ जोड़ देंगे तो हमको टोटल हीट का चेंज मिल जाएगा। है ना, हैसला था, हैसला ही ना बोलता है कि कोई भी रिएक्शन कई स्टेप में हो रहा हो तो ओवरऑल रिएक्शन का हीट चेंज क्या होगा, वो हर स्टेप के हीट चेंज के सम के बराबर होगा। तो हम ओवरऑल रिएक्शन का जो हीट चेंज है हम उसको निकालने के लिए सबको सम करेंगे। हाँ बताइए, क्या सब्लिमेशन जी? बताइए, इंडो है ना, प्लस क्या होगा, प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, सब्लिमेशन पॉजिटिव क्योंकि इंडोथर्मिक है। हाँ, उसके बाद आ जाओ आयोनाइजर जी, ये भी इंडोथर्मिक है, प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन। हाँ, उसके बाद लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक है, माइनस U। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी एनर्जी को हम सम करते जा रहे हैं। हाँ, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, एंथैल्पी एक्सो के इंडो, एनर्जी रिलीज हो रही है ना। पता एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है यहाँ पर? जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? अच्छा, एनर्जी कब रिलीज होती, कब एब्जॉर्ब होती है? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कभी रिलीज होती, कभी एब्जॉर्ब भी होती है। किस केस में रिलीज होती है, किस केस में एब्जॉर्ब होती है? बताए थे। यदि इस एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी निकल जाएगी, और जरूरत नहीं है तो उनको एक्सेप्ट कराने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो बता, इसको जरूरत है कि नहीं? कैसे पता चला? हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन है, 17 ग्रुप, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब जरूरत है, ये एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी।
हाँ, तो जो एक्सोथर्मिक है तो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच ई जी। बोलो क्लियर? हाँ, इसके बाद बॉन्ड एनर्जी पता है, इसका हाफ जोड़ेंगे हम, क्योंकि हमको एक मोल बनाने के लिए एक ही ना कोऑर्डिनेट चाहिए था, जबकि यहाँ कितने आ रहे? 2, तो आधा ही ना यूज हुआ इसमें, तो हो जाएगा प्लस, हाँ, डी बाई 2। डी मतलब बॉन्ड डिस एनर्जी, डी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब थर्मोकेमिस्ट्री में इसमें सारी एनर्जी दे देगा और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ देगा, तो अब सारी एनर्जी को यहाँ रख देंगे साइन के साथ और सॉल्व करके टोटल हीट चेंज बता देंगे। मतलब इसमें थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, सारी एनर्जी बताएगा तुमको, सारी एनर्जी दिया रहेगा और बोलेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। बस तुम इसी फॉर्मूले वैल्यू रख करके सॉल्व कर दो। एक तरह से फॉर्मूला भी है ये, नोट करो। देखो, बॉर्न-हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन Hess law. Born-Haber cycle is based on Hess law. Born-Haber cycle is based on Hess law. ये साइकिल क्या बोलती है? लो, the amount of heat, देखो, amount of heat liberate in overall reaction, amount of heat liberate in overall reaction, amount of heat liberate in overall reaction, amount of heat liberate in overall reaction is the heat of formation of ionic solid. Amount of heat liberate in overall reaction, overall reaction is the heat of formation of ionic solid, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलो, एक ही चीज है। The amount of heat liberate in overall reaction is the heat of या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कर दो, 1 मोल आयनिक सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड। हमेशा एंथैल्पी 1 मोल के लिए होता है, पर मोल के लिए ही होता है। इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड। तो ये एंथैल्पी फॉर्मेशन 1 मोल आयनिक सॉलिड के लिए, बाकी ये सब हर स्टेप की अलग अलग एनर्जी है। हाँ, अब देखो सामने, कोई भी प्रोसेस नेचर का, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, बताइए फिजिकल प्रोसेस है कि नहीं? कोई भी प्रोसेस नेचर का, वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, अपने आप कब होता है? स्पॉन्टेनियस कब होता है? हाँ, जब उस प्रोसेस का फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होना चाहिए। अच्छा, हम बात स्पॉन्टेनिटी की फ्री एनर्जी से करते हैं, जबकि रिएक्शन के अंदर हम हमेशा एंथैल्पी चेंज दिखाते हैं। बात हम स्पॉन्टेनिटी करते हैं फ्री एनर्जी डेल्टा जी से, लेकिन हम रिएक्शन में क्या दिखाते हैं? एंथैल्पी चेंज। तो क्यों हम फ्री एनर्जी को एंथैल्पी चेंज से रिलेट करें? हाँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो मतलब इस डेल्टा जी को निगेटिव लाने के लिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, बताओ डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जब ये नेगेटिव रहेगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होगा और ये कंपाउंड नेचर में अपने आप बन जाएगा। और याद रखना, जो चीज अपने आप बनती है उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जो प्रोसेस जितना स्पॉन्टेनियस होगा, जितना अपने आप होगा, जितना जल्दी बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो इस आयनिक कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और जब ये नेगेटिव तो डेल्टा जी भी क्या होगा? नेगेटिव। प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होगा, वो कंपाउंड अपने आप स्टेबल फॉर्म में बन जाएगा। तो बताओ, इसको नेगेटिव लाने के लिए, बताओ ये वैल्यू कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू भी कम होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, यही तो कंडीशन आयनिक बॉन्ड बनने की। तो बताओ आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन है? फेवरेबल कंडीशन, जवाब लैटिस एनर्जी फेवरेबल है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फेवरेबल, बाकी सब देखो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। Favorable condition for formation of ionic solid is the lattice energy and electron gain enthalpy. Favorable condition for formation of ionic solid is the lattice energy and electron gain enthalpy. और इन दोनों की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हेबर। देखो बोथ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉर्न हेबर साइकिल। बोथ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is calculated from Born-Haber cycle। ये एप्लीकेशन है बॉर्न-हेबर साइकिल का कि हम इससे लैटिस एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो देखो क्या कंक्लूजन मिला हमको, इन सारी बातों का कंक्लूजन ये मिला कि जिस किसी आयनिक सॉलिड का, या तो NaCl की बात चल रही, कोई और भी हो सकता है, जिस किसी आयनिक सॉलिड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा निगेटिव होगा, तो बताओ डेल्टा जी भी निगेटिव हो जाएगा। वो प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और वो कंपाउंड नेचर में अपने आप, और जितना अपने आप बनेगा उसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नोट करो ये मेन पॉइंट। देखो ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, greater the negative value of enthalpy of formation of ionic solid, greater will be stability of ionic compound produced, greater will be stability of ionic compound produced, greater will be stability of ionic compound produced। ठीक है, जिस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा नेगेटिव है, समझना उसका आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो सामने मेरे सामने 4 कंपाउंड लिखा रहेगा और चारों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू लिखा रहेगा, वैल्यू 4 कंपाउंड, चारों की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। अब पूछना विच आयनिक सॉलिड मोर स्टेबल, हम क्या करेंगे, जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव दिखे उस पर टिक मार देंगे। समझ में क्यों, क्योंकि जब ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा जी भी क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और जितना स्पॉन्टेनियस होगा वो प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल भी होगा। नेचर में जो चीज अपने आप बनती है वो स्टेबल है, और जो आर्टिफिशियल बनाई जाती है वो स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ भी नियम वही लागू होता है कि जितना स्पॉन्टेनियस होगा वो आयनिक सॉलिड उतना ही स्टेबल होगा। हाँ अब देखो आयनिक कंपाउंड की कंडीशन क्या बनने की, सारी कंडीशन सामने बोर्ड पे दिख रही है, हमको सब चीज दिख रही है कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी, नोट करो पहला पॉइंट, मेटल शुड हैव लो सब्लिमेशन एनर्जी, मेटल शुड हैव लो सब्लिमेशन एनर्जी, मेटल शुड हैव लो सब्लिमेशन एनर्जी, उस मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए।
अच्छा, हो सकता है ऐसे तुमको मेटल दे दे ऑप्शन, सोडियम, फिर रख दिया मैग्नी, पहले लिख दिया पोटेशियम, फिर लिखा कैल्शियम, फिर लिखा है सिलिकॉन, स्कैंडियम, फिर लिखा टाइटेनियम, फिर वेनेडियम। 4 ऑप्शन दे दिया लाइन से, और कह रहा विच मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड इजिली मोर स्टेबल। ठीक है, अब बताओ इसमें के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2, इसके वैलेंस शेल में 3, 4, 5। बताओ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो मेटलिक बॉन्ड की ताकत भी बढ़ गई, सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या हो गई, ज्यादा। तो इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे, और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी आंसर ये ऐसे। मतलब सब्लिमेशन एनर्जी ना लिख करके ऑप्शन दे दे, एलिमेंट का भी तो नाम दे के पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड किसमें बनते हैं, एल्कली मेटल, उसके बाद किसके बनेंगे, अर्थ मेटल, और फिर बाद में बनेंगे डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं कंपेयर टू डी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक में सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, कम है कंपेयर टू डी ब्लॉक। क्लियर हुआ? अच्छा आगे बढ़ो। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो आयशा जी भी मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी आयनिक एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अच्छा, हमने आयनिक एंथैल्पी लो लिखवाया, एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में दे देगा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब पूछेगा विच मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड इजिली, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, आयनिक एनर्जी क्या होगा, कम। तो जितना आयनिक एनर्जी कम होगा आयनिक कंपाउंड उतना जल्दी बनेगा। लिखो, मेटल शुड बी लार्जर इन साइज, मेटल शुड बी लार्जर इन साइज, मेटल शुड बी लार्जर इन साइज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, लैटिस एनर्जी क्या हो, कम हो कि ज्यादा हो? लिखो, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के लिए मेटल आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी ज्यादा होना चाहिए, और साइज ये हम पहले लिखवा चुके हैं, ये तुम पहले लिखवा चुके हैं ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई हो कि लो? देखो, इलेक्ट्रॉन